हेलो फ्रेंड्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और आज हम लोग फंक्शंस के क्रम में कुछ आगे फंक्शन सीखेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने सम इफ और सम इफ्स की बात की थी, तो उसी ही क्रम में अगला आपका जो फंक्शन होगा वो है आपका काउंट। काउंट की हिंदी होती है गिनना। तो इस फंक्शन के नाम से ही काम समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा। इस फंक्शन का काम होता है सेलों में उपस्थित वैल्यूओं को गिनना, मगर इसका नेचर ये होता है कि केवल ये उसी ही सेल के वैल्यू को गिनता है जिसमें वैल्यू नंबर्स होते हैं। तो काउंट फंक्शन का काम ये होगा कि आप इसके आर्गुमेंट में जो भी सेल का रेफरेंस देंगे उनमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उनको ये गिनने का काम करता है कि आपने कितने न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखे हैं। इसका जो सिंटेक्स होगा, आप इक्वल लगाओगे, काउंट लगाओगे और ब्रैकेट में इसके आर्गुमेंट्स लिखोगे। उस आर्गुमेंट में आप कोई डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो कांस्टेंट के रूप में, सेल रेफरेंसेस दे सकते हो या अलग अलग रेंजेस भी आप दे सकते हो। वही एक फंक्शन होता है काउंट ए करके। काउंट ए का मतलब होता है काउंट करे कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू। तो काउंट का काम था कि उन सेलों को गिनना जिनमें नंबर्स पाएगा। वहीं जो काउंट ए होता है ये प्रत्येक सेलों को गिनने का काम करता है, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हों या कोई लॉजिकल वैल्यू हो या एरर वैल्यू हो। बस केवल खाली सेल को ये गिनने का काम नहीं करता है। तो काउंट ए जो फंक्शन होगा इसका रोल होता है कि जो भी इसे सेल रेफरेंस आप देंगे उस सेल रेफरेंस में अगर कोई इम्पटी ब्लैंक सेल है तो उस ब्लैंक सेल को ये नहीं गिनता है। बाकी किसी भी प्रकार की वैल्यू होगी तो वो उसको गिन के आपको बताएगा। तो काउंट ए और काउंट में अंतर यही है कि काउंट फंक्शन जो होगा वो केवल न्यूमेरिक्स वैल्यू को गिनता है और काउंट ए जो होता है ये न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स या किसी भी प्रकार की वैल्यू है सबको गिनेगा, बशर्ते वो सेल इम्पटी ना हो। और वहीं अगर आपको ऐसे सेलों को काउंट करना है जो इम्पटी है माने ब्लैंक है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। वहीं एक फंक्शन आपको मिल जाएगा काउंट इफ, जैसे सम इफ था। तो काउंट इफ में क्या होगा कि गिनने का काम ये भी करेगा, मगर इसके साथ हमें एक क्राइटेरिया देना होता है। तो जो वैल्यूएं आपके क्राइटेरिया से मुलाकात करेंगी उन्हीं ही सेलों को ये गिनने का काम करता है और इसके साथ आप केवल एक सिंगल कंडीशन या क्राइटेरिया देने का काम करेंगे। वही अगर आपकी आवश्यकता है कि हम क्राइटेरिया एक से अधिक देंगे तो उसके लिए आपको काउंट इफ्स फंक्शन मिल जाएगा। काउंट इफ्स का काम होगा कि आप इसके साथ एक या एक से ज़्यादा शर्तें लगा सकते हैं। जितने भी शर्तें लगाएंगे, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा, जो वैल्यूएं सारे शर्तों को मीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, उन्हीं ही सेलों को ये गिनने का काम करता है। तो आपको काउंट के अंतर्गत 4 फंक्शन मिलते हैं। एक काउंट है जो केवल न्यूमेरिक्स वैल्यू को काउंट करेगा। काउंट ए है जो केवल इम्पटी को नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा। काउंट ब्लैंक जो होगा वो केवल इम्पटी को करेगा। काउंट इफ जो होता है इसके साथ आप शर्त लगा के किसी को काउंट कर सकते हैं, बशर्ते शर्त एक ही होना चाहिए। और अगर एक या एक से ज़्यादा शर्तें हैं तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ्स का प्रयोग करते हैं। इसी ही तर्ज पे एक फंक्शन मिलेगा एवरेज। तो एवरेज का काम होता है औसत निकालना। तो अगर बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यू लिखे हुए हैं, आपको उन न्यूमेरिक वैल्यू का एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम जिन वैल्यूओं का औसत निकालना चाहते हैं हम उनको सम करते हैं। सम के बाद जितने संख्या में वो वैल्यू है उससे भाग करते हैं। तो आप सीधे चाहें तो डायरेक्ट एवरेज के मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अब एवरेज के साथ भी इफ आ रहा है तो इसका मतलब इसके साथ एक क्राइटेरिया देंगे, जो आपके क्राइटेरिया से मैच करेगा उसी का ही ये औसत निकालेगा। और अगर आपकी शर्तें एक से ज़्यादा हैं एवरेज के साथ तो आप एवरेज इफ चला सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 7 फंक्शन पढ़ा है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। फिर हम लोगों ने एवरेज पढ़ा है। एवरेज के साथ एवरेज आया है, इफ आया है
और एवरेज इफ्स आया है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए एक्सेल में चलते हैं और इन फंक्शनों को डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि कैसे इनको चेक किया जाएगा और इनका आउटपुट कैसे आएगा। तो मैंने एक डमी डेटा बना रखा है, उस डमी डेटा में ही मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ। थोड़ा मैं जूम बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर दिखाई पड़े। पिछले वीडियो में कुछ व्यूअर के कंप्लेन थे कि चीज़ें छोटी आ रही हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर क्या रखा है कि एक डेटा तैयार कर रखा है। मान लेते हैं कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, तो मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और मेरे इंस्टीट्यूट में बेसिकली 3 विंग हैं, डिपार्टमेंट हैं। एक आईटी का है, एक अकाउंटेंट का है, एक मार्केटिंग का है। तो जो कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो इसी ही डेटा पे आज के जो मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं मैं उन्हें यूज करूंगा। साथ साथ मैंने जो कल आपको सम इफ बताया था उसको भी इसी ही एग्जाम्पल में मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो मैं बारी बारी फंक्शनों को इम्प्लीमेंट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल जो हम लोगों ने फंक्शन चलाया था सम। तो सम फंक्शन का काम होता है कि बहुत सारे वैल्यूओं का योग पाना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरी लिखी हुई है, मुझे इनका योग पाना है। तो मैंने इक्वल लगा के सम लिखा और ब्रैकेट खोला और ब्रैकेट में जो हमारा सेल रेफरेंस है E4 से लेके E16 तक ये लिख दिया। तो आप इंटर करोगे तो आपके जो एम्प्लॉई हैं सारे कर्मचारियों के आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे। ऐसे ही एक फंक्शन था सम इफ में हम कोई शर्त लगा के गणना करते हैं। तो चलिए एक कोई शर्त मैं बना लेता हूँ, उसी पे ही इसको चेक करता हूँ। तो जैसे अभी मैंने सम किया था तो जो भी मैंने रेंज दिया सारे वैल्यू का हमें योग मिल गया। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं योग किसी विशेष का करूँगा। विशेष का मतलब जो आईटी के कर्मचारी हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं ही कर्मचारियों का मुझे सम पाना है। तो ऐसे स्थिति में हमें सम इफ यूज करना होगा। तो पहले हमें रेंज देना है। रेंज का मतलब जहां आप क्राइटेरिया लगाएंगे। तो आईटी में क्राइटेरिया लगा रहा हूं तो आईटी का जो रेंज होगा वो C4 से लेके C16 तक होगा। कामा किया और यहाँ हमारा जो क्राइटेरिया है वो लिख दिया और कामा किया। अब जो हमारा सम रेंज है उसको मैं दे दूंगा। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद होगा क्या कि ये पहले C4 से लेके C16 में आईटी को सर्च करेगा और अगर आईटी मिल गया तो E4 के E16 में उसके जो सामने एडजेसेंट में लिखे हुए हैं उन वैल्यूओं का ये योग कर देगा। तो देखिए आईटी के जो कर्मचारी थे उनका योग जो आ रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं कि शर्तें अगर एक से अधिक हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग सम इफ चलाते हैं। तो सम इफ्स में पहले सम रेंज पहले देना होता है। तो मैंने अपने पूरे सैलरी वाले सेल का यहाँ पे रेंज दे दिया है, कामा किया है। अब मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है? मेरा पहला क्राइटेरिया ये है कि मैं आईटी के डिपार्टमेंट के, चलिए अकाउंटेंट ले लेते हैं, जो लोग अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे उनका सम पाना है। तो क्राइटेरिया 1 का जो रेंज हो गया वो डिपार्टमेंट वाला हो गया, ये मैंने दे दिया C4 से C16। और यहाँ हमारा जो क्राइटेरिया है वो अकाउंटेंट है तो यहाँ मैंने अकाउंटेंट लिख दिया, ये पहली क्राइटेरिया होगी। अब दूसरी क्राइटेरिया ये है कि अकाउंटेंट हो और साथ साथ अकाउंटेंट में अकाउंटेंट ही हो, यानी डिपार्टमेंट भी अकाउंटेंट है और एक इत्तेफाक है कि उसमें अकाउंटेंट ही सारे काम कर रहे हैं। तो जो दूसरी क्राइटेरिया है हमारी वो भी अकाउंटेंट ही है। तो पोस्ट वाले रेंज को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिर मैं कामा करूँगा और मेरा जो शर्त है वो हमारा है अकाउंटेंट। तो यहाँ पर अकाउंटेंट को मैंने लिख दिया है। तो इस फार्मूले को अगर आप देखो तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे E4 से लेके E16 तक के सेलों का योग पाना है, मगर C4 से C16 में जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के होंगे और D4 से लेके D16 में जो एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे उनका पाना है। तो चलिए थोड़ा इस स्थिति को बदल लें, चूंकि दोनों में अकाउंटेंट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं यहाँ दे देता हूं आईटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट आईटी होगा
और डिपार्टमेंट आईटी में जो एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे, मुझे उनका योग पाना होगा। और इंटर मैंने किया तो देखिए 25,000 आ गया। तो देख लेते हैं कि आईटी में अकाउंटेंट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो देखो एक केवल कर्मचारी है स्वयं गुप्ता जो आईटी विभाग में काम कर रहा है और पोस्ट उसका अकाउंटेंट है, तो वो उसका रिजल्ट दिखा दिया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो सम इफ और सम इफ्स का प्रयोग कर सकते हो। अब चलिए मैं प्रयोग कर लेता हूं काउंट को। तो काउंट में क्या होता है कि ये उन सेलों को गिनता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे मुझे काउंट करना है कि कितने लोगों की मैंने सैलरी लिख रखी है, तो सैलरी वाले सेल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ऑफ किया, इंटर किया, तो देखिए बता रहा है 13। चूंकि इसमें 13 कर्मचारी हैं जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। मैं जानबूझ करके किसी में अल्फाबेट कर दूं तो देखिए यहाँ पे 12 हो गया। चूंकि 12 इसलिए हो गया चूंकि इस रेंज में हमने एक अल्फाबेट डाल दिया और ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, इसलिए 12 हो गया। तो ये काउंट हो आता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ काउंट ए को। तो यहाँ मैंने काउंट ए फंक्शन को यूज किया। अब मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितने कर्मचारी हैं, तो मैंने यहाँ पे कर्मचारियों के नाम के सेल का एड्रेस दे दिया, इंटर कर दिया, तो देखिए 13 बता रहा है। तो ये क्या करता है काउंट ए कि कोई भी वैल्यू हो सबको काउंट करता है, पर ब्लैंक को काउंट नहीं करता है। ऐसे एक कर्मचारी को मैं यहाँ हटा दूं तो ये ब्लैंक हो गया, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो ये आपका हो जाता है काउंट ए करके। अब आपके लिए आता है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में क्या होता है, ऐसे मुझे देखना है कि मैंने सारे कर्मचारियों की सैलरी लिख रखी है, तो सैलरी वाले सेलों का मैंने यहाँ रेंज लिया, इंटर किया, तो देखिए यहाँ पर काउंट ब्लैंक में 0 आ रहा है, चूंकि जो मैंने रेंज दिया है सब में वैल्यू लिखी हुई है। कुछ वैल्यू में मिटा देता हूँ, जैसे मैंने एक वैल्यू मिटाला, देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। चूंकि यहाँ 3 इम्पटी सेल हैं तो ये उनको काउंट करने का काम कर रहा है, तो ये काउंट ब्लैंक हो गया। अब ऐसे ही काउंट को इफ के साथ में काउंट कर सकता हूं। तो मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितने आईटी के डिपार्टमेंट है, या मुझे काउंट करना है कि सीनियर क्लर्क हमारे पास कितने हैं। तो काउंट इफ लिया, सीनियर क्लर्क जो मिलेगा वो हमारा पोस्ट में मिलेगा, तो उसका मैंने रेंज दे दिया। और यहाँ पर मेरा जो शर्त है वो सीनियर क्लर्क है, तो मैंने यहाँ सीनियर क्लर्क लिख दिया। और सीनियर क्लर्क लिखने के बाद मैं इंटर करूंगा, तो देखिए ये बता रहा है कि आपके पास 4 कर्मचारी ऐसे हैं जो सीनियर क्लर्क हैं। तो अगर एक शर्त है तो हम लोग काउंट इफ चलाते हैं। एक से अधिक चलिए शर्त का मैं कुछ सिचुएशन बनाता हूं, तो उसके लिए काउंट इफ फंक्शन का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो काउंट इफ में मैं पहला शर्त ये बना रहा हूं कि जो लोग सीनियर क्लर्क हों उन्हें काउंट करना है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, पहला हो गया। और क्राइटेरिया हमारा जो है वो है सीनियर क्लर्क, ये लिख दिया। अब मुझे सीनियर क्लर्क में ऐसे कर्मचारियों को गिनना है जिनकी तनख्वाह 20,000 से कम हो। तो दूसरा शर्त है तनख्वाह 20,000 से कम हो, तो तनख्वाह वाले सेल का मैंने यहाँ पे सैलरी वाले सेल का रेंज दिया है, और यहाँ लेस देन 20,000 में लिख देता हूँ, और उसके बाद इन्वर्टेड कोड बंद करके इंटर करता हूँ। तो देखिए 1 कर्मचारी बता रहा है। तो देख लेते हैं सीनियर क्लर्क में 20,000 से कम, तो सीनियर क्लर्क में 25,000, 36,000, देखिए एक कर्मचारी 12,544 है, तो यहाँ 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही चलिए देख लेते हैं एवरेज को। तो यहाँ मैंने एवरेज लिखा, और एवरेज के बाद में ऐसे इन सैलरियों का मुझे औसत पाना है, तो मैंने सैलरी वाले सेल का रेफरेंस दिया, तो देखिए इसका औसत बता दिया। अब एवरेज के अंदर आपको इफ मिलता है तो पहले यहाँ रेंज देना है, तो रेंज तो चलो सैलरी वाले का ही देना है। अब यहाँ क्राइटेरिया हमें देना है, तो हमें केवल औसत सीनियर क्लर्क वालों का पाना है। तो यहाँ मैंने पोस्ट वाले सारे सेल का रेंज दिया, और यहाँ क्राइटेरिया में मैंने सीनियर क्लर्क लिख दिया। तो ये केवल सीनियर क्लर्क वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के ही बारे में दिखाएगा। तो देख लेते हैं कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। एवरेज इफ, फिर से लिख लेते हैं इस फंक्शन को। एवरेज इफ पहले हमें देना है रेंज, तो रेंज में हो गया हमारा सैलरी वाला सेल, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब मुझे देना है क्राइटेरिया, सॉरी पहले रेंज जो देना है वो शर्त वाले सेल का रेंज देना है। तो शर्त है सीनियर क्लर्क, वो इन सेलों में मिलेगा, तो मैंने ये ले लिया।
और इन्वर्टेड कोड में मैंने यहाँ पर सीनियर क्लर्क कर दिया, कामा। अब एवरेज रेंज हमें बाद में देना है, तो यहाँ मैंने सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट किया और इसको मैंने इंटर कर दिया। तो अब ये जो औसत बता रहा है ये केवल सीनियर क्लर्क वाले जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी का ये हमें औसत बता रहा है। तो एवरेज इफ का जो सिंटेक्स है इसमें आपको पहले क्राइटेरिया का रेंज देना है, फिर क्राइटेरिया देना है, फिर एवरेज का रेंज देना है। और अगर आपके पास एक से अधिक शर्तें आ गई तो आप एवरेज इफ यूज कर लीजिए। तो देखिए एवरेज इफ में एवरेज रेंज पहले देना है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया, कामा। अब मुझे क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया चलिए ले लेते हैं आईटी। तो आईटी का जो रेंज है वो ये है डिपार्टमेंट वाला, ये दे दिया। और हमारा यहाँ हो गया आईटी, ये लिख दिया। अब मुझे आईटी में केवल पाना है सीनियर क्लर्क का, तो सीनियर क्लर्क का जो रेंज है वो ये हो गया, ये दे दिया। और फिर यहाँ पर कामा करके सीनियर क्लर्क लिख दिया। तो इस फार्मूले का मतलब ये हुआ कि मुझे एवरेज पाना है E4 से लेके E16 सेलों का। पहला क्राइटेरिया है आईटी, दूसरा क्राइटेरिया है सीनियर क्लर्क। तो चूंकि आईटी का जो रेंज है वो आपका डिपार्टमेंट वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने C4 से लेके C16 दिया। दूसरा क्राइटेरिया है सीनियर क्लर्क, जो D4 से लेके D16 में मिलेगा, मैंने वो दिया। अब मैं यहाँ इंटर कर दूँ तो वो उसका औसत बता देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आज जो फार्मूले पढ़ाए हैं तो उन फार्मूले में मैंने काउंट का पूरा आपको ब्यौरा दिया है। मैं उसको ऑन कर देता हूँ जिससे आप इसे अच्छी तरीके से देख पाएँ। तो मैंने आज जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसमें काउंट के अंतर्गत जितने भी फार्मूले हैं उनको मैंने आज सिखाया है। तो पहले कल वाले क्लास को भी रिपीट किया है, सम इफ्स, फिर काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, फिर एवरेज के साथ एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स की बात की है। तो ये आज का मेरा ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने कोशिश किया है इन फंक्शनों को बताने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए और आपको जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगा उसका अलर्ट तुरंत मिल जाएगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में एक और डेटा दिया हुआ है, आप इस डेटा को फिल करके इसके भी ऊपर अपने फंक्शन को चला सकते हैं, या मैंने जो अभी पीछे एक्सेल में रियल डेटा लिया था उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो में मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट में जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन